हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 1 आ चुका है एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। यस, शुरू करते हैं अपना हम आज का लेक्चर। एंड आज हमें स्टार्ट करना है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर टर्मरिक। तो वाकई ये प्योर है या फिर सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि प्योर है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अकॉर्डिंग टू अस, अगर इस पे प्योर लिखा है दैट मीन्स इट इज प्योर, है ना, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, तभी इस पे प्योर लिखा है। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग ना प्योर कुछ और है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर इज अलग। जैसे कि मान के चलो अगर हम साइंटिस्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे भाई कि इस पे प्योर मिल्क लिखा हुआ है, प्योर घी है, प्योर टर्मरिक है, बट ये सारे के सारे प्योर नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। बट हमारे अकॉर्डिंग इस पे प्योर लिखा है, दैट मीन्स इट इज प्योर। ठीक है, तो आखिरकार प्योर की डेफिनेशन क्या है? तो प्योर की डेफिनेशन हमारे लिए अलग है और साइंटिस्ट के लिए अलग है। ठीक है, उन लोगों के अकॉर्डिंग प्योर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, उसमें किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास गोल्ड है तो उसमें सारे के सारे एटम जो होंगे वो गोल्ड के ही होंगे, दैट मीन्स वो प्योर है। लेकिन यहाँ पे अगर मिल्क है तो मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कैल्शियम है ना, ये सारी चीजें हैं, तो ये प्योर नहीं है। और हमारे अकॉर्डिंग प्योर क्या होता है कि अगर इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई अडल्टरेशन नहीं है, तो मतलब वो चीज कैसी हो जाएगी? प्योर हो जाएगी। समझ में आया प्योर क्या है? चलो अब बुक से जरा पढ़ लेते हैं हम कि व्हाट इज प्योर। So have you ever noticed the word pure written on the pack of some consumables such as milk, ghee and spices? The word pure has slightly different meaning in common uses and in science. तो साइंस की टर्म में प्योर का मतलब दूसरा कुछ है एंड हमारे टर्म में प्योर का मतलब इट्स स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, सो इन कॉमन यूजेस अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं प्योर मीन्स अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट। अडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई मिलावट की जाती है। जैसे कि अगर हम चिली पाउडर के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि चिली पाउडर के अंदर क्या करते हैं, वो जो ईंटें होती है ना, ब्रेक्स होती है, उसको पीस पीस के डाल दिया जाता है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होता है? ये मिलावट है, ये अडल्ट्रेशन है। जैसे मिल्क में ऐसे झाग लाने के लिए ना क्या करते हैं, उसमें डिटर्जेंट वगैरह मिला देते हैं, तो ये क्या है? अडल्ट्रेशन है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर मिलावट होती है, इस टाइप का अगर अडल्ट्रेशन होता है, तो वो चीज़ हमारे लिए प्योर नहीं है। और अगर किसी भी टाइप का हमको मिलावट नहीं लगता है तो वो चीज़ हमारे लिए कैसी हो जाएगी? प्योर हो जाएगी। So, adulteration is an illegal process of adding substances which are cheaper or of a poor quality to a product. ठीक है, adulteration क्या है? ये illegal, हम बोल सकते हैं कि illegal way है to add some substance in our daily life products like turmeric, ठीक है, घी है, मिल्क है, salt है, चिली पाउडर है, इन सब में मिलावट करना is called adulteration. Clear? This is usually done to increase the quantity or to reduce the manufacturing cost. अगर कोई चीज़ देखो, मान लो टर्मरिक के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो यहाँ पे टर्मरिक है वो 100 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्मरिक है वो कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। कितने रुपए का है? 50 रुपए का है। चलो अब क्या किया जाता है इसका? ये 100 ग्राम है, 50 रुपए का। अब इसमें क्या कर देंगे? कुछ कलर वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। अब देखो पैसे वो आपसे उतने ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें इतना ही, जितना इसमें हल्दी उतना इसमें येलो कलर का दूसरा सब्सटेंस ऐड करके हल्दी में ही मिला देंगे और उसकी क्वांटिटी 200 ग्राम हो गई फिर। ठीक है, तो जहाँ पे उनको 50 रुपए मिलने थे अब उनको 100 रुपए मिलेंगे। तो सोचो सिर्फ
थोड़ा सा उसने क्या किया, इसमें कुछ मिलावट कर दी और इसको 200 ग्राम करके 100 रुपए कमा रहे, तो वो अब थोड़े पैसे के लिए थोड़ी सोचेगा, वो सोचेगा और पैसे बनाने, तो और मिलावट करेगा, बड़ी क्वांटिटी में मिलावट करेगा, ज्यादा लोगों तक ये बात, मतलब ज्यादा लोगों तक इस चीज को फैलाया जाएगा, फिर उनसे भी पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पैसे कमाने के लिए, ये सब क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, देखो क्वालिटी तो एकदम खत्म हो गई, क्वालिटी तो जीरो कर दिया इन्होंने क्योंकि इसमें मिलावट हो गई। ठीक है, तो क्वालिटी की तो बात ही नहीं करते, सिर्फ ये क्या बेच रहे हैं, सिर्फ ये क्वांटिटी बेच रहे हैं, क्या करके, एडल्ट्रेशन करके, इसमें इलीगल तरीके से मिलावट करके, और इससे बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, आजकल बहुत वो चल रहा है मार्केट में पनीर वाला, आपने देखा होगा कि वो ऐसे नकली पनीर बनाते, पूरी फैक्ट्रियां ही हैं इनकी, है ना, जो पूरा नकली पनीर बनाती, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन ना, और उसको भी 250 रुपए किलो बेच रहे हैं। सोचो, नकली चीज आपको 250 रुपए की बेच रहे हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, भाई पनीर खाएंगे हम, हमको प्रोटीन मिलेगा, हम हेल्दी रहेंगे। बट आप सोचो कि जिस चीज को आप खाने के लिए इतना पैसा दे रहे हो, जिस चीज को आपको लगता है कि भाई इससे हमको प्रोटीन मिलेगा, वो चीज ही नकली है ना, वो पूरा ही पता नहीं कैसे वो नकली चीजें बना देते हैं, और एक केमिकल डाल के, गंदे पानी में केमिकल डाल के दूध बना रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या, और इन पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, है ना, यहाँ से इतना ज्यादा कंजप्शन हो रहा है और लोग खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि इस तरीके की भी मिलावट हो सकती है, ऐसी भी चीजें मार्केट में आ सकती है। तो इतनी ज्यादा, मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, इतना ज्यादा मिलावट मार्केट में भी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी सिर्फ पैकेट को देखिए कि भाई हमने तो पैकेट वाले लिया है तो मतलब इसमें मिलावट नहीं होगा, भाई उसमें भी मिलावट होगा, आप कंपनी चेक करके लो ना फिर। ठीक है, आप उसको फिर कंपनी चेक करके लो। आ रहा है समझ में। तो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, एंड वो हमारी ही हेल्थ को अफेक्ट करेगी अल्टीमेटली। सो इन कॉमन यूजेस, प्योर मीन्स अनअडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। प्योर का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो। अडल्ट्रेशन क्या है, इलीगल प्रोसेस है ऑफ एडिंग सब्सटेंस विच आर चीपर और द पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट, एंड दिस इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. However, it is deteriorates the quality of the product and it can also make a product hazardous to health. ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर रहा है, दूसरी चीज वो उसको और ज्यादा हार्मफुल बना रहा है, और हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ को भी वो अफेक्ट करेगा, राइट। In science, however, a pure substance is one that has no other substances present in it. तो हमने अपने अकॉर्डिंग देख लिया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू द साइंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें विच हैज नो अदर सब्सटेंसेस इन प्रेजेंट, सिर्फ एक ही टाइप का उसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसके अलावा कोई सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज प्योर अकॉर्डिंग टू द साइंस। फॉर अ साइंटिस्ट, इवन दीज प्रोडक्ट that took pure can be considered impure if they are made up of more than one substance. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज हमें प्योर लग रही है, बट अगर उसमें एक सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो वो भी इम्प्योर की कैटेगरी में ही आ जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक, हमारे लिए तो हर एक चीज प्योर है ना, बस उसमें प्योर लिख जाए फिर तो वो हमारे लिए प्योर ही प्योर है। Now, a pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of the matter by a physical process. And when a scientist say that something is pure, it means that the substance consists of same type of particle. तो pure substance को separate कर पाना physically is not possible. ठीक है, हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल मेथड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि ये चीज प्योर है, मतलब उसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और कोई उसके अंदर दूसरी पार्टिकल प्रेजेंट भी नहीं होंगे, और इवन अगर प्रेजेंट होंगे तो एक स्पेसिफिक रेशियो में प्रेजेंट होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अ स्टेप फर्दर, अकॉर्डिंग टू द साइंस, हाउ वुड यू क्लासिफाई मिल्क, packed fruit juice, baking soda, sugar and soil as a mixture or a pure substance? तो देखो, अगर हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो बेकिंग सोडा, आई थिंक बेकिंग सोडा हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, बेकिंग सोडा का फिक्स कॉम्पोजिशन होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का फिक्स कॉम्पोजिशन होता है दैट इज NaHCO3, और शुगर का भी फॉर्मूला होता है, बट शुगर इज नॉट प्योर सब्सटेंस।
ठीक है, शुगर जो है वो हमारा प्योर नहीं होगा, इसमें काफी सारी चीजें मिली होती हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मिक्सचर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के बाद हमको मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर में भी हमको दो टाइप का मिक्सचर मिलता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, या फिर एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। चलो, प्योर सब्सटेंसेस के टाइप क्या है, तो देखो प्योर सब्सटेंस में ना एक तो हम एलिमेंट के बारे में जानते हैं, एक हम कंपाउंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपकी बुक में क्या दे रखा है, रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वाटर दैट यू स्टडीड इन द क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर वाज कूल्ड और हीटेड। क्या होता है जब वाटर को कूल करते हैं या फिर हीट करते हैं, तो वाटर है, वाटर इज प्योर। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो एक ही चीज से मिलके नहीं बना, इसमें तो हाइड्रोजन भी है, इसमें तो ऑक्सीजन भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, बट अगर उससे ज्यादा अगर पार्टिकल प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, तो वो फिक्स रेशियो में अगर होंगे, देन इट कंसिडर एज अ प्योर सब्सटेंस। तो पानी हमारा प्योर है। ठीक है, पानी हमारा क्या है, पानी प्योर है। सो जैसे ही वाटर को हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको कूल करेंगे, इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। We observe that on cooling water get converted into ice. कूल करते ही आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ऑन बॉइलिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। बॉइल करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन गेट बैक वाटर अप on heating ice or cooling water vapor. It shows that during this process the particle of the water remain the same. Now let us perform another activity in which we pass electricity through water and observe its effect. तो अभी हमने क्या देखा कि चाहे आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर वाटर का टेम्परेचर कम कर दो, वाटर के पार्टिकल में ऐसा सच कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, इनके फिजिकल स्टेट में फर्क आ सकता है ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर इनके फिजिकल स्टेट में फर्क आ सकता है। लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, बट इसके फॉर्मूला पे, ठीक है, और इसके कॉम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं आया है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पानी जो है वो तो प्योर है ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वाटर के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एंड देन उसके इफेक्ट देखेंगे हम कि क्या हमें यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। So activity 8.3, let us experiment demonstration activity. Now safety first. This activity must be performed under the supervision of a teacher. Be careful while handling sulfuric acid. Sulfuric acid का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4। Now do not use lithium ion battery. यहाँ पे हमको लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारे फोन की बैटरी है ना, जो आजकल स्मार्टफोन में आ रही है बैटरीज, ठीक है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, चलो क्या करना है, क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा हुआ है, इसके अंदर पानी भर दिया गया है, टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट की बैटरी। क्या क्या चीजें ले लेनी है आपको, स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, या फिर आप बीकर भी ले सकते हो और ग्लास टम्बलर भी ले सकते हो, और उसी के साथ साथ आपको 9 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। फिल 2/3 ऑफ द बीकर विद द वाटर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। बीकर में या फिर जो भी आपने लिया है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, बीकर, टम्बलर, उसमें आप पानी भर दो। कितना पानी भर दो, 2/3 उसमें वाटर भर दो, एंड उसके अंदर आप क्या ऐड कर दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे एक टर्म है डाइल्यूट। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमको पता चल गया है कि दैट इज H2SO4 एक एसिड है, लेकिन डाइल्यूट का क्या मतलब है। डाइल्यूट का मतलब है कि हमारे पास खतरनाक एसिड नहीं है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो रियल एसिड की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर ऐसा एसिड हमारे ऊपर थोड़ा गिर भी जाता है तो हम जलते नहीं हैं, लेकिन अगर यही डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता, और हमें इस लेवल पे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या एसिड लिया हमने, डाइल्यूट एसिड लिया है, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड भरते जाओ। ठीक है, फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर,
taken from the beaker. Now place a 9 volt battery inside a beaker. अब देखो 9 वोल्ट की बैटरी इस बीकर के अंदर रख दो, रख दिया. Without spilling the water, carefully place the water-filled test tube on each of the terminal of the battery. अब जो हमने ऊपर टेस्ट ट्यूब लिया था, जिसके अंदर भी हमने पानी भरा था, है ना, दो चीजें, ऊपर टेस्ट ट्यूब भी हमारे पास, नीचे हमारे पास बीकर है जिसमें पानी है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एक बैटरी डाली हुई है, और ऊपर वाले पानी में हमने H2SO4 ऐड किया हुआ है, ठीक है. तो उसको हम नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे देखो लगा देंगे, दिख रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा देंगे. क्लियर. वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब प्लेस ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. इन दोनों टर्मिनल पे हम इस टेस्ट ट्यूब को लगा देंगे. ठीक. Wait for a few minutes. Do you observe the formation of any gas bubble at the both terminal inside the test tube? क्या आपको कोई bubbles नजर आ रहे हैं? Let it continue for 10 to 15 minutes. Observe the volume of gas collected in each test tube. Is the volume of gas collected the same in both the test tube? देखो यहाँ पे ये है हमारा, देखो इस तरीके से दिख रहा है. एक में क्या हो रहा है, देखो लेवल ऑफ लिक्विड, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ तक आ रहा है, और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है हमारी वो अभी भी कैसी है, कम है. एक की क्वांटिटी ज्यादा है, एक की क्वांटिटी कम है. नाउ रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली एंड टेस्ट द गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो यहाँ पे ना हमारे दो गैस रिलीज होते हैं. देखो जब भी वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, वाटर का हो जाता है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है. तो जब भी वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, वाटर का हो जाता है डिसोसिएशन, वाटर का हो जाता है ब्रेक डाउन. एंड वाटर किस में ब्रेक होता है, H2+O2 में. यहाँ पे हमारे पास H2O है, इस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये H2+O2 गैस बनाएगा. कैसा गैस बना देगा ये, H2+O2 गैस बनाएगा. Now what happened in each case? Which gas is present in each test tube? तो एक में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, एक में हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा. ठीक. आप हायर क्लास में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसको ना इलेक्ट्रोड कहते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोड, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं. यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख दूं. और ये जो लिक्विड है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ठीक है. नाउ कैन दीज कलेक्टेड गैस बी वाटर वेपर? जो गैस को हम कलेक्ट करेंगे, देखो गैस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वापस से हम इनका रिवर्स प्रोसेस करा सकते हैं क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनता है. ठीक है. सो दीज गैसेस आर नॉट वाटर वेपर, अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस बैक टू फॉर्म वाटर. लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस. तो ये जो गैसेस है ये तो वेपर बन के निकल जाएंगी, है ना. या फिर अगर हम इनको कलेक्ट करेंगे तो एक देखो H2 जो है ये हमारा किसकी तरफ जाएगी, ये हमारा कैथोड की तरफ मूव करेगी. यानी कि ये उसकी तरफ भागेगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. O2 उसके पास जाएगा जिसके पास पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. ठीक. नाउ सेफ्टी फर्स्ट. परफॉर्म अ गैस टेस्टिंग विथ केयर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सेटअप. तो हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं. मान लो कि हमारे पास एक बीकर में हाइड्रोजन गैस है, हमें चेक करना है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है या फिर नहीं. तो हम उसके पास क्या लेके जाएंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे. अगर हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं और वो बर्स्ट हो जाता है विद पॉप साउंड, तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट था, हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट था. सो दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. To test the gas present in two test tube, bring a burning candle near the mouth of the each test tube. A pop sound can be heard from one, indicating the presence of hydrogen gas. जिसमें से pop sound produce होगा. ठीक है, जिसमें से कैंडल ले जाते पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब उस बीकर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है.
In the other test tube, the flame of the burning candle will glow brighter, confirm the presence of the oxygen gas. जहाँ पे brightly कोई कैंडल वगैरह लेके जाओ और वहां पे ब्राइटली कैंडल जो है वो और अच्छे से जल रही है, दैट मीन्स उसके आसपास कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है. तो ऐसे हम इन दोनों को चेक कर सकते हैं. क्लियर? From activity 8.3 we can infer that water is composed of two different constituents. water किससे मिलके बना है? water मिला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. किससे मिलके बना है वाटर? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. और ये और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पता ही क्या है? ये दोनों के दोनों एलिमेंट है. और ये जो वाटर है ना, आप इसको मॉलिक्यूल बोल लो या फिर आप इसको कंपाउंड बोल लो. ठीक है, इसको हमने तोड़ा तो इसका छोटा पार्टिकल क्या आ गया? एलिमेंट आ गया, है ना. किसी भी चीज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाता है. तो ऐसे ही वाटर को ब्रेक करने के बाद उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ गया कि उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एंड ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? तो ever heard of an electric current is passed through the water, it break down into the hydrogen and oxygen, and is this a chemical change or a physical change? कैसा change है ये? chemical change है कि physical change है? so this is a chemical change. decomposition is a chemical change. ठीक है? recall curiosity grade 7 chapter changes around us, physical and a chemical change. ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि दिस इज अ केमिकल चेंज जहां पे हम किसी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं और तब उसका ब्रेक डाउन करा रहे हैं. खुद से थोड़ी कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन, है ना. हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम उस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तब जाके उसका ब्रेक डाउन हो रहा है. दैट मीन्स इट इज केमिकल चेंज. ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस हम पढ़ रहे थे. तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे. सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत पहले माना जाता था. डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको बताया, ठीक है, कि एक एटम जो होता है ना उसको और हम तोड़ नहीं सकते. लेकिन आज की जो थियोरी है वो क्या कहती है कि भाई एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं. अब मैं ज्यादा बता दूंगी तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, एक काम करते हैं, एलिमेंट पे स्टिक रहते हैं. तो हमने देखा कि वाटर को जब हमने ब्रेक किया तो हमको दो एलिमेंट मिले. कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, so the two substances hydrogen and oxygen form in activity 8.3 are the pure substances and term as element. तो ये प्योर सब्सटेंस है और इनको क्या नाम दिया गया है? ये क्या चीज है? ये एलिमेंट है. ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम. हर एक एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये मैंने लिखा था, और ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं. बट दिस इज एलिमेंट, दिस इज नॉट एटम. अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि भाई एक हाइड्रोजन है मेरे पास, सो दिस इज एटम. तो जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट अपने एक स्पेसिफिक एटम से मिलके बना हुआ है. तो H2 जो है, हाइड्रोजन गैस जो है, उसके अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. ऑक्सीजन गैस जो है उसके अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट है? ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. These particles are different from the particle of any other element. Elements are substances that cannot be further broken down into the simpler substances. यही बताया था. एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बाद में फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में. ठीक है, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर एंड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एटसेट्रा. देखो ये तो कुछ भी नहीं है. हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? कितने लिखे हैं पे? 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे हमने जान लिए. टोटल 6 एलिमेंट के बारे में हमको पता चल गया. लेकिन इन रियलिटी इन एलिमेंट्स को रखने के लिए ना पूरा एक क्या बनाया गया है? एक टेबल बनाया गया है जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल. और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है. कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर? टोटल 118 एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, बट ये तो कुछ भी नहीं है. नाउ अ स्टेप फर्दर, the atom of most of the element cannot exist independently and two or more such atom combine and form stable particles of the element called a molecule. देखो
मैंने आपको बताया था ना H2O, आप उसको मॉलिक्यूल लिख सकते हो, आप उसको कंपाउंड लिख सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो अगर कहीं पे भी ना H, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन लिखो और आप H लिख दो, तो ये कभी भी हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। इसको क्या चाहिए कि भाई मेरे साथ मेरे जैसा ही कोई रहे, है ना, भले ही वो हाइड्रोजन ही दूसरा हाइड्रोजन क्यों ना हो, तो वो हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पीशीज जो है, जैसे ये हाइड्रोजन है, या तो ये अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, पहली चीज, या फिर ये दूसरे किसी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन के साथ दोबारा से बॉन्ड ना बनाए, तो भी वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तब जाके वो स्टेबल होंगे। लेकिन खाली हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे O लिख दूं, यानी कि ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, सिर्फ मैं इसको O लिख दूं तो भी ये स्टेबल नहीं है। या तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, या तो ये किसी दूसरे स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना ले, बट ये अकेला ना रहे, क्योंकि अकेला ये एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा लंबे टाइम तक। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहना चाहते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि देखो, 2 हाइड्रोजन मिलके, ये एक एटम है, ये एक एटम है, क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, this is 1 atom of oxygen, this is 1 atom of oxygen. So 2 atom of oxygen मिलके क्या बना रहे हैं, 1 molecule of oxygen, 1 molecule of oxygen. क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं अब हम। ये समझ में आया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है एटम से। नाउ एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाई। अब एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर दी मेटल। ये सारे के सारे क्या है, मेटल है, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है। Isn't interesting to know that some elements like silicon and boron have a intermediate property? ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइप के हम एलिमेंट्स को बोलते हैं मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अभी आपको बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में वी हैव 118 एलिमेंट्स। तो उन 118 एलिमेंट्स में से 78% एलिमेंट्स, ठीक है, 78% एलिमेंट्स जो हैं आर मेटल और रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बाकी के नॉन मेटल हैं या तो वो मेटलॉइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? नाउ अ स्टेप फर्दर, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज प्रेजेंट 118। टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में? टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ज्यादातर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ज्यादातर जो एलिमेंट है वो अपने सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है कि लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती। लिक्विड और गैशियस में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट।
11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। कितने एलिमेंट गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं पूरे 118 में से, सिर्फ 11 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑल विच आर नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी विच इज अ मेटल एंड ब्रोमीन विच इज अ नॉन मेटल। इसको तो मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या बताया? टोटल 118 एलिमेंट होते हैं जिसमें से ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओनली 11 एलिमेंट्स आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर एंड ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वन इज मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल। मेटल इज मर्क्यूरी एंड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ठीक, although gallium and cesium are solid elements, they become liquid at the temperature around 30 degree centigrade and turn into the liquid. गैलियम और सीजियम ये क्या है? ये भी सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। गैलियम एंड सीजियम जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। क्लियर है? नाउ अ स्टेप फर्दर, more than 45 different elements like aluminium, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery and other compound. देख रहे हो, आप इतना फोन चलाते हो, आपको एलिमेंट्स नहीं पता होंगे कि हमारे फोन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट, 45 एलिमेंट्स हमारे फोन में होते हैं। ठीक है, उससे मिलके हमारा फोन बनता है। कौन कौन से एलिमेंट्स है? हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास कॉपर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, लिथियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। इन सब से मिलके हमारा फोन बनाया जाता है, इन सब से मिलके हमारे फोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसकी स्क्रीन बनाई जाती है, उसकी बैटरी बनाई जाती है, उसके बाकी के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। सो यस, दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए था, अब हमें पता चल गया है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, है ना? कंपाउंड्स बताया था ना। तो देखो ये कंपाउंड्स भी क्या है? कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर फॉर्म। अभी हम सारी चीजें किसके बारे में पढ़ रहे? प्योर फॉर्म के बारे में पढ़ रहे। प्योर के अंदर आता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में तो हमने पूरी जानकारी ले ली है कि एलिमेंट क्या होता है। नाउ इन सेकेंड क्लास, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम किसके बारे में जानेंगे? कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तब तक एक बार आप भी पढ़ना और मुझे बताना कि कंपाउंड्स क्या होता है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बार उसके लिए एनसीईआरटी आपको रीड करना ही पड़ेगा। सो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।